नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 13 होगी। पिछले 12 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ उनको बता दूँ, हम पिछले कुछ एक समय से 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। बाकी कुछ एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चंस के अलावा क्या आप डिस्क्रिप्टिव भी कहीं पे करवा रहे हो क्या? तो आपको बता दूं, पेड क्रैश कोर्सेज जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं उन्हें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सो ऑन। तो आप भी ज्वाइन करिएगा। फीस काफ़ी कम रखी गई है ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके। और इन वीडियोस को आप एज ए मॉक टेस्ट लगाइएगा, खुद को चेक करना इन वीडियोस के माध्यम से कि क्या ये क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से किस से वर्णित किया जा सकता है? कुल मिला के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। सीधे क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या ये पूंजीवादी है? क्या ये समाजवादी है? क्या ये मिश्रित है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब दोनों चीज़ें, इसमें पूंजीवाद भी देखने को मिलता है, समाजवाद भी देखने को मिलता है। अब आप सभी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि पूंजीवाद क्या होता है? जो भी दोस्तों प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड है पूंजीवाद में या फिर कैपिटलिस्ट में। जो सरकार के द्वारा कंपनीज चलाई जा रही हैं उन्हें सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की। अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार यही पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। और ये दोस्तों 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र को इतिहास में लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त आप कह सकते हैं, ठीक है। चाणक्य भी इनका ही नाम है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के आप इन्हें गुरु कह सकते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है ये किससे संबंधित था? राजनीतिक शासन से, ना कि इकोनॉमी से। तो कभी भी इस चीज़ को भूलिएगा मत, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें पजल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय बढ़ने के साथ लग्जरी वस्तुओं की मांग डैश होती है। सपोज करिए आपने मेहनत की, क्लर्क की नौकरी आपको लग गई, आपकी सैलरी वगैरह जो है सपोज करिए 25,000 है, ठीक है। आपने मेहनत करना नहीं छोड़ी, 4 या 5 सालों में आपने सपोज करिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, आपकी सैलरी अब हो गई 60,000। तो दोस्तों ओबियसली जो भी आपकी डिमांड होगी वो महंगी होगी ही होगी। 25,000 जब सैलरी है तो आप कम से कम 10,000 का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। जब आपकी सैलरी 60,000 हो जाएगी तो कम से कम 50,000 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा ही होगा। तो इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जैसे ही आय बढ़ती है लग्जरी गुड्स की जो इनकम के साथ राइज ये हो जाता है। तो ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्राइस मैकेनिज्म या फिर मूल्य तंत्र से संबंधित है। तो ये किस चीज़ की विशेषता है या फिर फीचर है? प्राइस मैकेनिज्म हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। प्राइस मैकेनिज्म या फिर मूल्य तंत्र हमें देखने को मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक
प्रक्रिया के माध्यम से ज़्यादातर वस्तुओं का उत्पादन जो है किसकी एक गतिविधि है। तो कुल मिला के आपको ज़्यादा नहीं इस क्वेश्चन को पढ़ना है, सिर्फ की पॉइंट्स को देखा करो। प्राकृतिक प्रक्रिया किस सेक्टर में होती है, किस क्षेत्र में होती है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन। आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। तो बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, कोई भी छेड़छाड़ जिनके साथ नहीं होती, उनको प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक सेक्टर में रखा जाता है। तो ए इज़ राइट आंसर। सेकेंडरी सेक्टर जो है दोस्तों, इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आती है, जिसमें मनुष्य जो है ये हस्तक्षेप करता है। टर्शरी सेक्टर जो है, इसमें बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल फाइनली तैयार हो जाती हैं, सिर्फ बेचने का काम होता है। तो इस तरीके से अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अपकमिंग एग्ज़ाम में। और ये जो क्वेश्चन है करोड़ों बार पूछा जा चुका है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र शब्द किसने दिया था? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इनका नाम है रेंजर फ्रिश। ठीक है, ए इज राइट आंसर। कमेंट करके जरा बताओ, ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है या फिर इसके फादर किसे कहा जाता है? अगर इसका आंसर आपने कर दिया तो डेफिनेटली आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम की। और दोस्तों मेहनत ज़रूर करो, चाहे सफलता मिल रही है या नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है। लगातार मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये बात पक्की है। या फिर आप मेरी तरफ से गारंटी ले लो। शास्त्रीय प्रणाली के अनुसार बचत किसका एक कार्य है? बचत हम कब करते हैं? अगर आपकी इनकम है तो आप बचत करेंगे ओबियसली। अगर इनकम नहीं है तो दोस्तों आप कभी भी सेविंग नहीं कर सकते। तो आय इनकम के बारे में आपको ये अच्छे से देखना है। इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है या फिर चरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर ली, अब हम जियोग्राफी देख रहे हैं। आशा करता हूँ आप खुद को चेक कर रहे होंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कौन से गलत। निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? तो यहाँ पे दोस्तों स्टेट पूछा गया है। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के रिसेंटली दोस्तों जो सीएम बने हैं, फिर से वही बन गए हैं जो पहले थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप सभी का काम है। कमेंट करके गवर्नर और सीएम का नाम बताओ अभी। कमेंट्स ऐसे किया करो कि कोई आपके कमेंट्स देख के खुश हो जाए। जितना भी नॉलेज आपके दिमाग में है उसे कमेंट बॉक्स में बाहर करिए, ठीक है? तभी आपका ज्ञान जो है बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? दो नदियां बहती हैं। अगर मैं बात करूं सतपुड़ा पर्वतमाला की, तो इसके ऊपर बहती है कौन सी दोस्तों? नर्मदा। और इसके नीचे ताप्ती। तो ये दोनों नदियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देख लेना। और नर्मदा नदी की बात करूं तो दोस्तों भ्रंश घाटी के बीच ये बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों? अगर बीच में से कोई एक टुकड़ा जो है ज़मीन का वो नीचे धंस जाए और दो साइड वाले टुकड़े बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहें, उसके बीच में जो नदी बहती है उसे दोस्तों रिफ्ट रिवर कहा जाता है, रिफ्ट वैली, ठीक है? और बाकी दोस्तों जो ताप्ती नदी मैंने बताई, आई थिंक ये सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ जो हैं इनके बीच बहती है। इसको देख लेना आप अच्छे से। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती, ये खंबात की खाड़ी में बहती हैं। तो इसको अच्छे से देख लेना। गल्फ ऑफ खंबात जो है गुजरात वाले क्षेत्र में है, यानी कि ये दोस्तों अरब सागर में बहती हैं दोनों नदियाँ। बाकी प्रमुख नदियाँ जो हैं, अगर मैं गंगा की बात करूं, ब्रह्मपुत्र की बात करूं,
या फिर गोदावरी की, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खाड़ी आर्द्र भूमि है? अब दोस्तों खाड़ी यानी कि सैलिन वेटलैंड, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खारा पानी होता है इस झील का। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा घुमाया गया है, आपको सिंपली याद रखना है। राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। इसकी लवणता इतनी ज़्यादा है कि इसका पानी पी के काफ़ी सारे पक्षी वगैरह भी मरते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ इसकी भी आई थी, हजारों पक्षी मरे थे। अगर आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी होगा भली भांति। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोयले से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में से अन्य प्रकारों की तुलना में कार्बन का उच्च प्रतिशत होता है? कार्बन ज़्यादा होगा अगर किसी भी कोयले में तो उसकी गुणवत्ता जो है सबसे ज़्यादा होगी। और उच्च गुणवत्ता का कोयला सिर्फ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। बाकी आप देखते हैं झारखंड वगैरह में तो वो कोयला इतना ज़्यादा कार्बन से प्रचुर नहीं होता है। तो दोस्तों ये कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन होती है। और बाकी ये नॉर्मल कोयले हैं, इनमें जैसे जैसे कार्बन की मात्रा कम होती है इनकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता भी कम होती जाती है। प्रवाल भित्ति डैश की आम विशेषता है। प्रवाल भित्ति जो है सबसे ज़्यादा किस महासागर या फिर सागर में पाई जाती है? प्रवाल भित्ति क्या होती है दोस्तों? एक जीव आप कह सकते हैं समुद्र में पाया जाता है। और ये बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ से ही प्राप्त करते हैं हम सभी। 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है प्रवाल भित्ति ही हमें प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पैसिफिक ओशन की या फिर प्रशांत महासागर की, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया साइड चले जाओ, बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रवाल भित्तियाँ या फिर कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। तो बस यही आपको याद रखना है, आम विशेषता है प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा समिति का अध्यक्ष था? अब दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिलायबल हो जाते हैं हिंदी माध्यम पर, लेकिन जब एग्जामिनर बिल्कुल प्योर हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है तो उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोनों भाषाओं में कंटेंट पढ़िए, क्योंकि दोनों भाषाओं में आप सभी के लिए कंटेंट लेके आता हूँ। आपको बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जो दोनों भाषाओं में कंटेंट लेके आते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? बहुत ही महान इंसान। हाल ही में दोस्तों 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया गया पूरे भारत वर्ष में। तो BR अम्बेडकर याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस देश से ये प्रणाली ली गई है भारत के संविधान में संशोधन वाली, तो साउथ अफ्रीका आंसर था। आज मैंने अनुच्छेद या फिर आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल 368, इसको अच्छे से देख लेना। कई बार इसका भाग भी पूछा गया है हाई लेवल एग्जाम्स में, तो अगर आप हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से अच्छे से देख लो, भाग 20। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम सभी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, और ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट रही है इंडिया में उसके बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर जनरल कौन था, ये था वो था। लेकिन पुर्तगाल को हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे लास्ट में कौन गए थे, पुर्तगाली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अगर मैं बात करूं भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों, ये जो ए ऑप्शन है दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गवर्नर जनरल पूछा जाए, अल्बुकर्क, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना।
1498 ईस्वी में आया था कौन? वास्को डी गामा। उसके बाद पुर्तगाली यहाँ पे आके बस गए और सबसे लास्ट में गए थे, ठीक है, 1960-70 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच जो है दोस्तों, डच कौन है? हॉलैंड, नीदरलैंड, ये वाले लोग। डच का पहला स्थायी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो डच लोगों का कारखाना जो है ये मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंच लोगों से संबंधित है। 1667 में सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो सूरत में 1667 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। और उस समय जो प्रमुख था वो कौन था दोस्तों? इनका नाम है फ्रैंकोइस कैरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी, यानी कि सब्सिडायरी अलायंस? तो गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय जो भी काम करके गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हैं दोस्तों बेलेजली, ठीक है, इन्होंने गठबंधन प्रणाली जो है, सहायक गठबंधन प्रणाली, ये शुरू की थी। उसके बाद एक अधिनियम आया था भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, तो इसके तहत बर्मा जो है ये अलग किया गया था, यानी कि इस समय म्यांमार जो है। तो ये कौन सा एक्ट था, अधिनियम था दोस्तों? ये वो अधिनियम है जिसमें जा से जा संविधान जो है इस समय भारत का जो है यहीं से लिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ जो 1935 का एक्ट था इंडिया का, और आरबीआई वगैरह सब कुछ इसी के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा शुरू हुई थी? आज के समय में हर स्टूडेंट को देखते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन दोस्तों यूपीएससी इसकी स्थापना हुई कब थी, यानी कि किस चार्टर में? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये चार्टर कौन सा था? चार्टर था 1833 का, ठीक है। बाकी पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा, इसमें हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, एचपी जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। फीस जो है कम की गई है ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके, घर बैठे या कहीं भी। बाकी दोस्तों आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, मेहनत की है, तो मेरा कर्तव्य है आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाऊं, तो व्हाट्सएप करके ज़रूर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।